Hello everyone, my name is Yogeshwar and in today's video we are going to cover chapter 2 of our NCERT class 12th political science। तो जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसका हमारा चैप्टर 2 है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। इसी का नाम आपकी बुक के अंदर हो सकता है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। तो बुक नई है या पुरानी है उस हिसाब से शायद नाम अलग हो सकता है, लेकिन कंटेंट बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो जिसकी भी बुक जोन सी भी हो बिल्कुल सेम ही कंटेंट है दोनों के अंदर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अलग से कोई चैप्टर है। अब ये जो हमारा चैप्टर 2 है, इससे पहले एक और चैप्टर था यूएस हेजेमनी, वो तो डिलीट कर दिया। खैर, अब आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, क्लास रहेगी, उसके अंदर हम बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड्स 2025, इसको बढ़िया से टारगेट करेंगे। इसी के साथ साथ CUET के लिए जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है वो भी मैं इसके अंदर बताऊंगा। इस वीडियो के एंड में आपको जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो भी सॉल्व कराई जाएंगी, और इसी के साथ साथ जो कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो ये वन शॉट वीडियो रहने वाली है। इसके बाद आपको कहीं से भी कोई भी और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका मन ना भरे तो एक बार NCERT पढ़ लेना। बाकी ये वीडियो जो है, इसको देखने के बाद आपको पूरा का पूरा चैप्टर खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, ये इसके अंदर हमें 3 ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है। एक तो पढ़नी है यूरोपियन यूनियन, एक उसके बाद पढ़नी है एशियान, और लास्ट में एक कंट्री पढ़नी है, उसका नाम क्या है, चाइना। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इसके पीछे के बनने की कहानी क्या है। ये EU क्यों बना, एशियान, चाइना, ये सब ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर कैसे बने। तो सबसे पहले क्या हुआ था, आप सभी को पता है, मैंने पहले बता रखा है कि हमारा एक वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1939 से लेके 45 तक चला था, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो सफ़र हुआ था वो था यूरोप और यूरोप की कंट्रीज़। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ थी, इनका बंटवारा हुआ। इसमें एक तरफ चली गई ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ और एक तरफ चली गई वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। तो जो ईस्ट वाली थी वो हमें पता है, हमने देख रखी है किस तरफ गई थी, USSR की तरफ चली गई थी, यानी कि उन्होंने सोशलिज्म अपना लिया था। दूसरी तरफ जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने साइड ली USA की। ठीक है, तो अब यूरोप का बहुत सारा डेवस्टेशन हुआ था, इकोनॉमी बहुत ख़राब हो गई थी, तो अब यूरोप का रिवाइवल का टाइम था। तो इसके लिए अब क्या किया जाए, तो USA की कैंप वाली जो कंपनीज हैं, कंपनीज कह रहा हूँ, कंट्रीज हैं, उनके अंदर बहुत सारी कंट्रीज अब USA के पास जाएंगी। तो USA के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था हैरी ट्रूमन। अब ये जो हैरी ट्रूमन है, इनके एक सेक्रेटरी हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है जॉर्ज मार्शल। तो ये जॉर्ज मार्शल से सजेशन मांगेंगे और जॉर्ज मार्शल एक प्लान सजेस्ट करेंगे इन्हें, जिसके थ्रू ये क्या करना चाहते हैं, ये जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं इनका इकोनॉमिकली रिवाइवल कर सकें। तो उसी के लिए उस टाइम पे क्या बनेगा, उस टाइम पे बन जाएगा मार्शल प्लान। तो अब समझ में आया होगा ये मार्शल प्लान नाम कैसे आया है। तो मार्शल प्लान बनेगा 1947 के अंदर, और इसी के थ्रू बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जिसका नाम होगा OEEC। OEEC क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, अब इसका काम क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है यूरोप के अंदर इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है उसको बढ़ाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। ठीक है, तो OEEC बन गई है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ इकोनॉमी से काम नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि यूरोप की जो इकोनॉमी थी वो भी खराब हो चुकी थी, जो वहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो भी खराब हो चुका था, इसी के साथ साथ वहाँ पे मिलिट्री की भी मदद की जरूरत थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि 3 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी। इकोनॉमी के लिए हमने देख लिया कि क्या हुआ, हम ले आए मार्शल प्लान। मार्शल प्लान जो है 47 के अंदर आया, और मार्शल प्लान से बात की गई इकोनॉमी के रिवाइवल की। अब ये जो है आया था 1947 के अंदर, और उसी टाइम पे बन गई OEEC। फिर आती है पॉलिटिकल कोऑपरेशन की बात। तो इन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल कोऑपरेशन है इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं,
COE बना देते हैं। COE क्या है? COE है काउंसिल ऑफ यूरोप। ठीक है, तो इससे बात की गई कि कैसे आपस में पॉलिटिकल कोऑपरेशन बढ़ेगा। और लास्ट में बात आती है मिलिट्री की। तो मिलिट्री के लिए जो ट्रूमन साहब थे उन्होंने कहा कि एक डॉक्ट्राइन लेके आते हैं, तो वो लेके आए ट्रूमन्स डॉक्ट्राइन, और इसके थ्रू एक ग्रुप बनाया गया, उसका नाम पड़ा नेटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये बना 1949 के अंदर, जिससे इन्हें मिलिटरीली मदद किया जा सके, हेल्प किया जा सके इनकी, जिससे कल को चल के कोई अटैक करेगा तो सारे नेटो के कंट्रीज मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देंगे। शुरुआत में जिस टाइम पे बनी थी उस टाइम पे कितने कंट्रीज थे? 12 थे। आज के टाइम पे तो काफ़ी हो चुके हैं। पता होगा ना, जो रशिया यूक्रेन वाली लड़ाई है उसमें भी ये जो नेटो है इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये सब काम जब हुआ तो इसके बाद उन्होंने कहा कि चलो भाई ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब इसके बाद क्या हुआ कि देखो, इसके अंदर हमें वही पढ़ना है, यूरोपियन यूनियन, एशियान और चाइना। ठीक है, अब अगली चीज आती है व्हाई वाज यूरोपियन यूनियन फॉर्म्ड। ये यूरोपियन यूनियन बनाने की जरूरत क्या पड़ी? क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि हमें यूरोपियन यूनियन बनाना पड़ा? तो समझते हैं कि क्या कारण थे। देखो, अभी तक हमें यह समझ में आ गया कि हमें रिवाइवल करना था और उसके लिए सारा काम हुआ है। अब इसके चलते 1951 के अंदर क्या होगा? 1951 में थोड़ा सा बदलाव आएगा और एक ट्रीटी होगी। उस ट्रीटी का नाम होगा ट्रीटी ऑफ पेरिस। अब ये जो ट्रीटी ऑफ पेरिस है इसके थ्रू क्या बनाया जाएगा? इसके थ्रू बनेगी ECSC। ECSC क्या है? वो है यूरोपियन यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। तो ECSC का निर्माण हुआ है किसके थ्रू? ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू। अब इसके बाद देखो, ये सारी जो डिटेल्स हैं ये मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके डाल रखी हैं, तो यदि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप इस PPT से देख के उसे वो कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैं टेलीग्राम का डाल दूंगा, उस पर पूरी PPT डाल दूंगा। अब सबसे पहले बन गया ECSC। ECSC के अंदर क्या बात की गई है? यूरोप के अंदर जो कोल और स्टील है इनको लेके जो आपस में ट्रेड चलता है उसके लिए एक ट्रीटी करी गई थी, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ पेरिस, और इस ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया। ठीक है, फिर इसके बाद इसके अंदर 6 कंट्रीज आके ज्वाइन करेंगी इसे। इसी के साथ साथ ये कहेंगे कि भाई हम लोग कोल और स्टील प्रोडक्शन जो होती है इसको शुरू करते हैं, और इसी के साथ साथ आपस में जो लड़ाई है उसे बंद करते हैं। अब इसके बाद 51 के बाद क्या होगा? 51 के बाद ये एक और ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जिसका नाम होगा EEC, जिसका नाम है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और इसी के साथ साथ एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनेगी यूरोटोम। क्या बात हुई थी कि एक और ट्रीटी करी थी इन्होंने, और उसका नाम था ट्रीटीज ऑफ रोम। तो जो ट्रीटीज ऑफ रोम हुई थी इसके थ्रू बात हुई थी क्या बनाने की? ये जो यूरोपियन कम्युनिटी है इसको बनाने की। ये जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है EEC है, इसी को EC भी बोल देते हैं, इसी को बोलते हैं यूरोपियन कम्युनिटी। यूरोपियन कम्युनिटी जो है वो इसी का ही नाम है। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन बनेगी यूरोटोम। इसके अंदर क्या बात की गई थी? इसके अंदर कहा कि जो कंट्रीज हमारे साथ ये जो ट्रीटी कर रही हैं इनका आपस में हम फ्री ट्रेड करेंगे। ठीक है, यानी कि जो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड किया जाता है उस पर कोई भी जो एक्स्ट्रा टैक्स होता है उसको हम नहीं लगाएंगे। तो ये अबॉलिश करने की बात की गई, और इसी के साथ साथ बोला गया कि जो लोग हैं और इसी के साथ साथ सामान है वो क्या कर सके? अक्रॉस बॉर्डर फ्रीली मूव कर सके, यानी कि किसी के ऊपर कोई पाबंदी ना लगाई जाए। तो इसी के चलते फिर आगे चल के इसमें UK, आयरलैंड, डेनमार्क ये सब ज्वाइन करेंगे। किसको ज्वाइन करेंगे? ये करेंगे ये जो यूरोपियन कम्युनिटी है या फिर इकोनॉमिक यूरोपियन कम्युनिटी है उसे ज्वाइन करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा? 1979 के अंदर ये लोग जो थे इनका प्लान था कि हम पूरे यूरोप का एक पार्लियामेंट बनाएं, तो उसके फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन करवा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? 81 के अंदर आके ग्रीस ज्वाइन करेगा, और फिर जो इंपॉर्टेंट काम है वो होगा सचिंगम एग्रीमेंट। और ये जो सचिंगम एग्रीमेंट है ये काफी जरूरी है। इसमें क्या कहा गया कि यूरोपियन कंट्रीज जो EU के अंदर आती हैं, जिन्होंने भी इसके अंदर आपस में ट्रीटी साइन कर रखी है, उनको किसी को भी एक दूसरी के कंट्री के अंदर ट्रेवल करने के लिए पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यानी कि विदाउट वीज़ाज हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की कंट्रीज़ में जा सकते हैं। असल में क्या हुआ था, सचेंगम एग्रीमेंट जो है, इसी का आपके पेपर में भी सवाल आता है कि जो सचेंगम एग्रीमेंट है, इसी के थ्रू यूरोप को क्या बनाने की बात की गई थी। सचेंगम एग्रीमेंट जो है, इसी के थ्रू यूरोप को सुप्रा नेशन बनाने की बात की गई थी। सुप्रा नेशन का मतलब क्या होता है कि एक बड़ा सा नेशन जिसके अंदर क्या करेंगी, सारी कंट्रीज, मतलब हैं वो अलग अलग कंट्रीज, लेकिन आपस में पूरी तरीके से एक नेशन की तरह ट्रीट करेंगे एक दूसरे को। तो जिससे ना तो एक दूसरे को किसी को भी वीज़ा की जरूरत पड़ेगी, ना पासपोर्ट की। तो ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि विदाउट वीज़ाज, या फिर बॉर्डर्स को एबॉलिश कब किया गया था। तो बॉर्डर्स को ही एबॉलिश करने के लिए क्या किया गया था, सचेंगम एग्रीमेंट किया गया था। ठीक है, अब अगली चीज क्या होगी, सचेंगम एग्रीमेंट के बाद 92 का टाइम आएगा, और 92 के अंदर फिर यहाँ पे क्या होगा, 92 से पहले आप सभी को पता है 91 के अंदर क्या होगा, यूएसएसआर टूट जाएगा। और जैसे यूएसएसआर टूटेगा उसमें से कंट्रीज निकलेंगी 15, और 15 में से जो यूरोपियन कंट्रीज होंगी, खासतौर पे कौन सी, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो होंगी, वो आएंगी मदद मांगने के लिए। और उस टाइम पे यूरोप के लीडर्स बोलेंगे कि ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप, इन दोनों को इकट्ठा करने का टाइम आ गया है, तो इन दोनों को इकट्ठा करने के लिए कुछ काम कर लेते हैं। तो इकट्ठा करने के लिए एक ट्रीटी करेंगे। तो 7 Feb 1992 को एक ट्रीटी होगी, और उसका नाम होगा मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। ये जो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी है, इसी के थ्रू फिर 8 Feb को, अब ये तारीख भले ही याद ना रखना कि 8th है 9th है क्या है, लेकिन ईयर जरूर याद रखना है, 1992 को बन जाएगी एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम होगा EU, यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन बन गया, ठीक है। इसके बाद ये 93 के अंदर क्या कहेंगे, 93 के अंदर बोल देंगे कि हमें क्या करना है, सिंगल मार्केट बनानी है। सिंगल मार्केट का मतलब कि हम एक दूसरे के ऊपर सेम टैक्स लगाएंगे, जो मार्केट में टैक्स लगता है वही लगेगा, एक दूसरे से ट्रेड करने के लिए हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये अगली चीज क्या करेंगे, अगली चीज फिर इसके अंदर ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, ये सब आगे ज्वाइन करेंगी। फिर 2002 के अंदर एक इंपॉर्टेंट काम होगा, और ये इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी करेंसी, और उसका नाम क्या है, यूरो। यूरो को लॉन्च किया जाएगा। तो इसीलिए आपने सुना होगा यूरो जो करेंसी है वो कहां से आई है, वो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, ठीक है। अगली चीज जो है वो क्या है, अगली है कि इसके अंदर आगे 10 कंट्रीज और ज्वाइन करेंगी, पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक। इसी के साथ साथ 2007 में क्या होगा, फिर बुल्गारिया और रोमानिया इसको आगे ज्वाइन करेंगी। अब ये सारा काम चलता रहेगा। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, ये जो यूरो है ये 2002 में इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन यूरो जो है वो सारी की सारी कंट्रीज जो हैं उसके अंदर नहीं है। यानी कि जो यूरोपियन यूनियन है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि यूरोपियन यूनियन की, EU की सारी कंट्रीज में यूरो चलता हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इससे बाहर हैं, ठीक। अब ये सारा काम चलेगा। इसी के साथ साथ फिर टाइम आएगा 2013 का, और 2013 में लास्ट कंट्री जो ज्वाइन करेगा यूरोपियन यूनियन को वो होगा क्रोएशिया। और क्रोएशिया आगे ज्वाइन करेगा कब, वो करेगा 2013 में, और हो जाएगा 28th कंट्री। इसके बाद हमें पता है 2016 में जो ब्रिटेन वाले हैं, UK वाले हैं, ये कहेंगे कि भाई अपने को छोड़ना है, ये UK वाले लीव करना चाहेंगे इसे, और इसी के लिए आगे चल के वो क्या करेंगे, फिर आगे चल के कर देंगे ब्रेग्जिट, ठीक है। 2020 के अंदर ब्रेग्जिट हो जाएगा, और इसके थ्रू ये जो ब्रिटेन वाले हैं ये कराएंगे अपने देश के अंदर रेफरेंडम, और इसी रेफरेंडम के थ्रू जो ब्रिटेन की पब्लिक है वो बोलेगी 51.9% लोग कि हमें छोड़ना है, और इसी के साथ साथ ब्रिटेन इससे बाहर निकल जाएगा, UK इससे बाहर निकल जाएगा। तो फिर कितनी कंट्रीज रह जाएंगी, 27 कंट्रीज रह जाएंगी, ठीक है। तो यही सारी राम कहानी इसमें बता रखी कि क्या हुआ है, कौन सी ट्रीटी हुई है, क्या हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद अगला बता रखा है कि यूरोप की इसके अंदर क्या क्या आगे चल के अचीवमेंट्स हुई। अच्छा, अब ये कहोगे कि वो जो सवाल था वो तो बताया ही नहीं कि यूरोपियन यूनियन ये सब बनाने की जरूरत क्या है। तो समझो, असल में क्या था कि हमने देखा था कोल्ड वॉर का टाइम जब चला, तो कोल्ड वॉर के टाइम पे 2 कंट्रीज थी, एक तरफ था USA, दूसरी तरफ था USSR, ठीक है। इन्हीं को बोलते थे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, इन्हीं को बोलते थे सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज, और इन दोनों के ही जो साथ नहीं है उसको क्या बोल देते थे ये लोग, थर्ड वर्ल्ड है।
अब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड, यूएसए और यूएसएसआर की लड़ाई चल रही थी, इसमें यूएसएसआर का तो हो गया गेम ओवर, 91 के अंदर सब खत्म। अब एक ही लीडर बचेगा, एक ही इसके अंदर प्लेयर बचेगा और वो होगा यूएसए। और यूएसए अब अपना खूब दबदबा चलाएगा, कब से कब तक, 91 के बाद। तो अब यूएसए की पावर को चैलेंज करने के लिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आएंगी, उसी की हम बात देखेंगे। तो इसी के लिए क्या बनेगा, इसी के लिए बनेगा यूरोपियन यूनियन, फिर बनेगा एशियान, और एक इसी के साथ साथ कंट्री आ जाएगी कौन सी, चाइना। तो इसलिए हम कहेंगे, हालांकि वो चैप्टर ही हटा दिया तो अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके अंदर खूब बढ़िया से बता रखा था कि कैसे यूएसए ने पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना दबदबा बनाया, गल्फ वॉर कर दिया, ठीक है। इसके अलावा वो सद्दाम हुसैन को टपकाएंगे, फिर इसी के साथ साथ ये वहाँ पे बहुत आतंक फैलाएंगे, अफगानिस्तान के अंदर भी घुसने की कोशिश करेंगे, पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि यूएसए से पावरफुल कंट्री कोई नहीं है। जब वॉर करेंगे तो उसका लाइव टेलीकास्ट कर देंगे टीवी पे, वीडियो गेम वॉर बना देंगे उसकी, ठीक है। लेकिन अब वो हमारे सिलेबस के अंदर ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। अब इसके बाद ये यूरोपियन यूनियन के बनने का कारण था, रीजंस थे। तो यदि बोर्ड के अंदर आता है कि रीजंस क्या थे, तो सबसे पहला तो बताना है कि यूरोप की जो कम्युनिटी है वो बनानी थी, उसके अंदर इकोनॉमी का रिवाइवल करना था, इसी के साथ साथ यूएसए अपनी जो पावर है उसको थोपना दे सबके ऊपर, इसके लिए क्या किया गया, इसी के लिए बनाया गया यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं, ये जो पूरी की पूरी टाइमलाइन बताई है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब कहेंगे याद कैसे करें, तो पहली बात है कि लिख लिख के याद करो। यदि आपको टाइमलाइन याद नहीं रहेगी तो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ जाएंगे। बोर्ड्स में भी आते हैं, सीयूईटी में भी आते हैं, और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको ये टाइमलाइन याद रखनी ही पड़ेगी। अब याद ना रहे तो फिर से मैं एक बार आपको लास्ट टाइम रिवाइज करा देता हूँ क्या हुआ है। देखो कैसे याद रहेगी। सबसे पहले 1947 में क्या आया है, उसमें आया मार्शल प्लान। कौन लेके आया, जॉर्ज मार्शल लेके आया, हैरी ट्रूमैन का सेक्रेटरी है। किस चीज़ के लिए ये लेके आया है, यूरोप के अंदर इकोनॉमिकली या फिर फाइनेंशियल एड देने के लिए। इसी के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी OEEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर इसके बाद कहेंगे कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, मिलिट्री की भी मदद चाहिए। तो 49 के अंदर ट्रूमैन्स डॉक्ट्राइन आएगी, क्योंकि हैरी ट्रूमैन क्या है, वो है यूएसए के प्रेसिडेंट। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन लेके आएंगे और उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नेटो के बनने के बाद ये कहेंगे कि हमें पॉलिटिकली भी तो मदद चाहिए, तो उसके लिए कहेंगे कि ठीक है, तो COE बना लो। तो COE आएगी, और COE का नाम क्या है, काउंसिल ऑफ यूरोप। तो काउंसिल ऑफ यूरोप है, वो बनेगी, और किस चीज़ के लिए बनेगी, वो बनेगी पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा कि ये 51 के अंदर क्या करेंगे, 51 के अंदर ये अब करेंगे ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होगी, और ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी ECSC, यानी कि यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, जिसमें कहेंगे कि कोल और स्टील का आपस में ट्रेड करते हैं और ये लोग लड़ाई झगड़ा इसे खत्म करते हैं। फिर इसके बाद 57 के अंदर कुछ कंट्रीज आगे से ज्वाइन करेंगी, और इसी के साथ साथ कर लेंगे ट्रीटीज ऑफ रोम। अब ये जो ट्रीटीज ऑफ रोम है, इसके थ्रू ये क्या करेंगे, इसके थ्रू ये बना लेंगे यूरोपियन कम्युनिटी EC, या फिर इसी को हम बोल देते हैं EEC। और साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन और बनेगी, उसका नाम क्या होगा, यूरेटॉम। ये बनाई जाएगी, और इसको बनाने के बाद फिर ये कहेंगे कि बाद में कुछ कंट्रीज होंगी वो इसे आगे ज्वाइन करेंगी। 79 के अंदर फर्स्ट टाइम जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है, यूरोप की पार्लियामेंट है, उसका क्या करेंगे ये लोग, फर्स्ट टाइम इलेक्शंस कराएंगे। और कैसा इलेक्शन कराएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद 81 में ग्रीस ज्वाइन करेगा। इसके बाद फिर टाइम आएगा 85 का, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे होगा सचेंगम एग्रीमेंट। अब सचेंगम एग्रीमेंट पता है किस चीज़ के लिए किया गया है, ये किया गया है बॉर्डर्स को एबॉलिश करने के लिए। इसी में बोला जाएगा कि क्या किया जाएगा, यूरोप को बना देते हैं हम सुप्रा नेशन, और इसके बाद ना किसी को वीज़ा की ज़रूरत है, ना पासपोर्ट की ज़रूरत है, बिना उसके लोग आपस में ट्रैवल कर सकते हैं। 91 में USSR डिसइंटीग्रेट होगा, और 92 के अंदर फाइनली जाके
जो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी है वो आपस में साइन होगी, और मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के बाद ईस्टर्न यूरोप और इसी के साथ साथ वेस्टर्न यूरोप, इसको एक साथ कंबाइन किया जाएगा और बना दिया जाएगा EU यानी कि यूरोपियन यूनियन को। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो सारी की सारी चीज़ है ये आपको याद रखनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है इसका। ठीक है, तो यदि याद नहीं है तो इसे लिख लिख के देखो और याद करो। अब अगली चीज़ क्या है, इसके बाद यूरोपियन यूनियन की क्या क्या अचीवमेंट्स रही है। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है, किस चीज़ के लिए बनाया गया है, ये बनाया गया है USA की जो हेजीमनी थी उसको टक्कर देने के लिए, USA की पावर को चैलेंज करने के लिए। तो पावर को चैलेंज करते करते इन्होंने क्या किया, बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन गई थी। $12 ट्रिलियन की GDP इन्होंने कर दी थी। कब? ईयर 2005। फिर इसी के साथ साथ यूरोप ने क्या किया, यूरोप ने चैलेंज किया US डॉलर को। असल में क्या है, अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड है उसके अंदर डॉलराइजेशन कर रखा है। अब कहोगे डॉलराइजेशन क्या है, जब भी कहीं ट्रेड होता है तो ये लोग बोलते हैं किस में करो, US डॉलर के अंदर करो, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड करेंसी है। तो इसी के चलते क्या होता है, अमेरिका का जो वर्चस्व होता है वो बना रहता है, उसकी जो हेजीमनी है, पावर है, वो बनी रहती है। तो उसी को टैकल करने के लिए ये अपनी एक करेंसी लेके आए थे, क्या नाम था उसका, यूरो। तो यूरो लेके आई गई थी किस चीज़ को टैकल करने के लिए, US डॉलर को टैकल करने के लिए, और एक हद तक किया भी है क्योंकि यूरो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी है। अगली क्या है, फिर अगला है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक बन चुका है, मतलब कि सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है, USA से तो 3 गुना ज़्यादा ट्रेड करता है। इसी के साथ साथ इनकी अफ्रीका और एशिया जो है इसके अंदर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से काफ़ी अच्छे जो रिलेशन है वो बना के रखे होंगे। अगली चीज़ आती है यूरोपियन यूनियन की मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर कैसी रही है, तो काफ़ी बढ़िया रही है। जो यूरोपियन यूनियन वाले हैं इनका पूरे वर्ल्ड के साथ जो रिलेशन है वो एक हद तक काफ़ी बढ़िया चल रहा है। पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के अंदर ब्रिटेन और फ्रांस जो हैं ये तो क्या है, परमानेंट मेंबर हैं किसके, UNSC के। तो ऑब्वियस सी बात है इनकी पॉलिटिकल जो अपस्टैंडिंग होगी वो काफ़ी स्ट्रांग होगी। अब कहोगे UNSC क्या है, यह है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UN के जो प्राइमरी ऑर्गन है उनमें से एक है। इसमें क्या होता है, 5 होते हैं परमानेंट मेंबर्स, आपने सुने होंगे। ये जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनके पास क्या होता है, इनके पास होती है वीटो पावर। तो वो जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं कौन कौन से हैं, एक तो है USA, एक है UK, एक इसके बाद है फ्रांस, और फिर इसके बाद क्या है, चाइना, और एक क्या है, रशिया। ठीक है, तो अब हमें पता है कि आज के टाइम पे UK तो बाहर निकल गया है, लेकिन फ्रांस अभी भी है। तो उस टाइम के हिसाब से तो UK और फ्रांस ये दोनों क्या थे, UNSC के अंदर परमानेंट मेंबर थे। इसी के साथ साथ इनकी जो नेगोशिएटिंग स्किल्स हैं वो पूरी दुनिया के साथ अच्छी हैं। इन्होंने ईरान की जो न्यूक्लियर प्रॉब्लम थी उसको बिना किसी मिलिट्री के फोर्स के सॉल्व कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जो इराक वाला मुद्दा था जिसमें USA वालों ने क्या किया था, इराक वालों पे आरोप लगा दिया था कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, हालांकि था कुछ नहीं उनके पास, और ज़बरदस्ती उनके ऊपर अटैक कर दिया था। किस चीज़ को लेके, असल मुद्दा था ऑयल का, निकालना था तेल। तो उन्होंने उस देश के अंदर से भी तेल निकाला और इसी के साथ साथ आदमियों का भी तेल निकाल दिया। खैर, अब USA जो है उसको एक हद तक यहाँ पे टैकल करने में कामयाब रहा है कौन, EU, क्योंकि इसने शांति से ही सुलह करा दी, USA वाले झगड़ा करके भी नहीं कर पाए। फिर अगली चीज आती है, ये लोग वॉर को ज़्यादा फेवर नहीं करते। क्यों? क्योंकि इन्होंने वॉर का दुख खुद झेला हुआ है। तो ये बोलते हैं कि भाई ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, डिप्लोमेसी से, शांति से आपस में बैठ के बातचीत करके हर समस्या का समाधान निकालते हैं। इसी के साथ साथ चाइना के साथ भी इनका डिस्कशन चलता रहता है कि चाइना वालों थोड़ा ह्यूमन राइट्स पे ध्यान दो। अगला आता है मिलिट्री पावर। अब ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें देखो ये झंडा दिख रहा है, किसका झंडा है ये है यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, अच्छा ये यूरोपियन यूनियन का जो झंडा है इसके बारे में मैंने बताया कि नहीं बताया, यूरोपियन यूनियन कहाँ गया, दिखाते हैं, ये रहा, ये दिख रहा है यूरोपियन यूनियन। तो ये है EU का फ्लैग। ठीक है, अब ये जो EU का फ्लैग है इसमें ध्यान रखना कितने सितारे हैं, इसमें 12 सितारे। अब कहोगे 12 सितारे क्यों हैं, क्या 12 मेंबर्स थे इसमें? ऐसा कुछ नहीं है, 12 को एक लकी नंबर मानते हैं। ठीक है, और ब्लू को एक शुभ कलर मानते हैं, तो इसीलिए इन्होंने क्या कर रखा है, ये लकी नंबर लेके और इसी के थ्रू इन्होंने 12 सितारे लगा के अपना एक फ्लैग बना रखा है। ठीक, अब चलते हैं इसकी मिलिट्री पे। तो ये देखो मिलिट्री दिख रही है। अब मिलिट्री के अंदर ये बाकी तो सेना के झंडे हैं, ये है EU का झंडा। तो EU की जो मिलिट्री है ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट है, किसके बाद, USA के बाद। सेकंड हाईएस्ट डिफेंस बजट है। क्यों?
क्योंकि यूएसए को तो ये टक्कर यहाँ पे दे ही नहीं सकते। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि यूएसए का बजट कितना ज़्यादा है। आप ये मान के चलिए कि जितना यूएसए अपने डिफेंस के ऊपर खर्चा करता है, यदि उसके बाद के आप 17 कंट्रीज भी जोड़ लो, 15 या 17 कंट्रीज, उनका जितना डिफेंस बजट है उससे भी ज़्यादा बजट है किसका? यूएसए का। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे जो है वो इतना ज़्यादा आगे है। अब इसी के साथ साथ ब्रिटेन और फ्रांस, अब ब्रिटेन तो रहा नहीं, हालांकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्योंकि उस टाइम तक था जब तक किताब छपी। तो ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों क्या है? न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। 550 न्यूक्लियर हेड है इनके पास। इसी के साथ साथ स्पेस और कम्युनिकेशन में भी ये काफ़ी आगे जा चुके हैं। यूरोप की बढ़िया एक एजेंसी है, उसका नाम है ESA। ESA क्या है? वो है आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, और ये भी काफ़ी बढ़िया काम करती है। जैसे नासा फेमस है, ऐसे ESA भी काफ़ी फेमस है। अब इसके बाद अगली चीज़ जो है वो बात करते हैं चैलेंजेस की, कि इनके आपस में क्या झगड़े हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं। तो सबसे पहला जो दिक्कत है वो है इंटरनल पॉलिटिकल डिफरेंस। अब ऑब्वियस सी बात है, ये कंट्रीज बहुत सारी हैं, तो आपस में एक दूसरे के साथ इनका डिफरेंस भी, आपसी मतभेद भी चलता रहता है। उसके कारण क्या है, कुछ जो कंट्रीज हैं वो बोलती हैं कि भाई हमें ज़्यादा इंडिपेंडेंस चाहिए। जो EU है ये अपने आप को ज़्यादा थोपता है हमारे ऊपर, मतलब EU के जो रूल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। जैसे EU वाले ना अलग अलग रूल बनाते रहते हैं कि अब ये नहीं करना, वो फ्यूल यूज़ नहीं करना, ऐसा खाना नहीं खाना। तो इस तरीके की चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि हर कंट्री जो होती है वो चाहती है कि उसकी जो खुद की सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी आपको पता होगा, सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, यानी कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकूं, उसको बनाए रखना चाहती है। तो किसी भी कंट्री के अंदर आप ज़्यादा ना घुसाओगे तो उसे पसंद नहीं आएगा। तो वही EU के साथ केस है। EU की ये बात लोगों को, जो उसके मेंबर कंट्रीज हैं, उन्हें ये पसंद नहीं आती। अगली है जर्मनी और फ्रांस जो है। अब ये क्या हुआ था, इराक वॉर, मैंने बताया था ना, इराक वॉर के अंदर क्या हुआ था, USA वाले चढ़ गए थे इनके ऊपर। तो इराक वॉर के अंदर जो जर्मनी और फ्रांस था उसने तो अपोज किया, उसने कहा कि इराक वॉर सही नहीं हो रहा है, ऐसे ही झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन UK ने सपोर्ट किया था। तो अब ये वैसा ही है कि आपके घर के अंदर 10 मेंबर हैं और कहीं पे लड़ाई हो रखी है, तो उसमें 3 मेंबर जो हैं आपके घर के वो तो कह रहे हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, और एक मेंबर ये कह रहा है कि ये चीज़ बहुत सही है। तो इसी चीज़ को लेके जो आपस में इनका मतभेद है वो चलता रहता है। अगली चीज़ है कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मैंने बताया था शुरू में ही कि यूरो जो करेंसी है अब कब आई थी, 2002 में आई थी। तो ये सबने अडॉप्ट नहीं किए, सारी कंट्रीज़ ने जो यूरो करेंसी है उसको अडॉप्ट नहीं किया है, और ऐसा जरूरी भी नहीं है। ठीक है, अब इसी को लेके फिर इनमें आपस में झगड़ा चलता रहता है। डेनमार्क और स्वीडन जो है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं कर रखी। ब्रिटेन जो है वो खुद इस बात को लेके गुस्सा था कि ये जो यूरोपियन यूनियन है इसके करेंसी वाला चक्कर मेरे को पसंद नहीं है। मार्गरेट थैचर जो थी, इनकी काफ़ी फेमस लीडर है, उन्होंने इसका विरोध भी किया था उस टाइम पे। बाद में तो खैर जो ब्रिटेन है, UK है, वो निकल ही गया, तो अब कोई लेना देना ही नहीं रहा इस बात का। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन एक्सपेंडिंग मेंबरशिप। मैंने बताया था कि लास्ट टाइम जो मेंबर ऐड हुआ था वो हुआ था 2013 में। कौन सा था? क्रोएशिया। क्रोएशिया के बाद इनके पास ज़्यादा कोई मेंबर आए नहीं, और नए जो मेंबर आए कौन से? ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से, उनको इनके साथ शामिल होने में दिक्कत हुई। अब कहोगे दिक्कत कहाँ हुई? देखो, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है उसके अंदर शुरू से ही चल रहा था, देख रहे हो ना, शुरू से ही चल रहा था कैपिटलिज्म। क्यों? क्योंकि उनकी मदद शुरू में ही कर दी थी USA ने। लेकिन दूसरी तरफ जो USSR वाली कंट्रीज थी, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, उनके अंदर क्या चलता था? सोशलिज्म। तो इसीलिए इनका जब सिस्टम चेंज हुआ था तो क्या आई थी यहाँ पे? शॉक थेरेपी आई थी। तो इनको इसमें बदलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इनके भी आपस में मतभेद चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ यहाँ पे जो हमारा यूरोपियन यूनियन है ये होता है खत्म। अगली जो ऑर्गेनाइजेशन आती है वो क्या है? उसका नाम है एशियान। और एशियान क्या है? एशियान है हमारा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, अब ये जो है कब बना है? तो इसके अंदर ईयर याद रख लेना, डेट वेट भले याद ना रहे। 1967 के अंदर बना है, और किसके थ्रू बना है? वो बना है बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। ठीक, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, जो हमारा यूरोपियन यूनियन है वो किसके थ्रू बना है? वो बना है maastricht ट्रीटी के थ्रू। अब इसके अंदर शुरू में जो 1967 है उसमें 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, और ये जो 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं इनको याद कैसे रखें? तो इनको याद रख लीजिए आप PM SIT के नाम से, PMSIT।
अभी कहोगे ये क्या लिखवा दिया। पी से याद रख लेना फिलीपींस, एम से याद रख लेना मलेशिया, एस से याद रख लेना सिंगापुर, आई से याद रख लेना इंडोनेशिया और टी से याद रख लेना थाईलैंड। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज थी जो क्या थी, इसकी फाउंडिंग मेंबर्स थी। अच्छा ये चीज ध्यान रखनी है, ये हैं फाउंडिंग मेंबर्स। आज के टाइम पे टोटल कंट्रीज जो हैं वो कितनी है, वो है 10। ठीक है, 5 इसमें अंदर बाद में ऐड हो गई थी। इनका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियस सी बात है वही सेम ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक ग्रोथ लानी है, सोशल प्रोग्रेस करनी है, कल्चरल डेवलपमेंट करना है, रीजनल स्टेबिलिटी करनी है। खासियत क्या है इसकी, खासियत ये है कि एक दूसरे के काम में ज़्यादा टांग नहीं अड़ाएंगे। तो जो नॉन इंटरफेरेंस है वो एक यूनिक फीचर है किसका, एशियान का, जो हमें नहीं देखने को मिलता है ईयू में। ईयू वाले तो एकदम घुस जाते हैं घर में, जैसे होता है ना कि वो उसके घर में और वो उसके घर में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक, अब ये जो एशियन वाले हैं इनका मानना है कि जो सबके घर हैं वो अलग अलग हो, लेकिन ईयू वाले जो थे उन्होंने तो कहा कि ये कंट्री एक बना दो, मार्केट एक बना दो, सिंगल करेंसी लगा दो, सिंगल पार्लियामेंट बना दो, सब कुछ एक ही कर दो। मतलब जैसे हो जाए ना, मतलब उनका बस चले तो पूरा एक घर बना दिया जाए और उसी एक घर के अंदर सब रहने लग जाए, मतलब उस घर का नाम रख दे वो यूरोपियन यूनियन, कुछ ऐसा सा उनका आइडिया। लेकिन एशियन वाले जो हैं उनकी सोच थोड़ी सी अलग है। अब इसमें हुआ क्या था कि जो खास तौर पे, अच्छा एशियन है, ये कौन सी कंट्रीज हैं, ये हैं साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, है ना। इनके अंदर समस्या क्या थी, इन्होंने सबने झेला था क्या, कोलोनियलिज्म। ये जो अंग्रेज थे ये इनके ऊपर भी राज करके गए थे, पोर्चुगीज, डेनिश, ये सब लोग आके यहाँ पे कॉलोनी बना रखी थी इंडोनेशिया वगैरह को। इसी के साथ साथ जो जापान था, आपको शायद पता नहीं है, आज के टाइम पे काफ़ी शांत कंट्री है, लेकिन हिस्ट्री में बहुत कैरेट आया है इसमें। हिस्ट्री में यदि आप जाके पढ़ोगे तो जितना शायद अत्याचार जापानीज ने किया है लोगों के ऊपर, उतना शायद किसी और कम्युनिटी ने किया नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो जापानीज उस टाइम पे इनके ऊपर रूल करके गए थे, तो इस ऑपरेशन से दुखी हो गए। अब ऑब्वियस सी बात है, यदि कोई बाहर से लोग आएंगे तो वो आपके देश को एक्सप्लॉइट करेंगे और इकोनॉमी वहाँ की क्या करेगी, नीचे आ जाएगी। तो इसी सब से सिमटने के लिए, इसी सब का ये जो सफरिंग हुई थी, इसका इलाज करने के लिए उन्होंने बना लिया एशियन। अब एशियन की उस समय पे दिक्कत क्या थी भाई, युद्ध चला था इनका, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ की जो कॉलोनियल रूल था उसकी वजह से यहाँ की कंट्री ने बहुत सफ़र किया था, बहुत पॉवर्टी थी, इकोनॉमिक स्ट्रगल था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत थी, लोगों को अपने देश बनाने थे, नेशन बिल्डिंग करनी थी, कोल्ड वॉर का प्रेशर था कि या तो यूएसए को ज्वाइन करो या फिर यूएसएसआर को ज्वाइन करो, है ना। तो इस चीज़ के चलते इन्होंने क्या किया, इस चीज़ के चलते इन्होंने एशियन बनाया। अब एशियन के अंदर होता क्या है, एशियन के अंदर बात की जाती है कि इकोनॉमी को बूस्ट करना है, एक दूसरे की जो पीस है और सिक्योरिटी है उसका ध्यान रखना है, और इसी के साथ साथ रीजनल यूनिटी को हमें ध्यान में रख के एक दूसरे की जो नेशनल इंडिपेंडेंस है उसको भी ध्यान में रखना है। मतलब कि वही बात कि मैं अपना काम करूंगा, आप अपना काम कीजिए, हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन एक हद से ज़्यादा एक दूसरे के काम में नाक नहीं घुसाएंगे अपने। मेंबर्स कौन कौन है, तो मैंने बताया कि आज के टाइम पे कितने मेंबर्स हो चुके हैं, 10 मेंबर्स हो चुके हैं। अब ये 10 मेंबर्स क्या याद रखने हैं, तो हाँ बिल्कुल रखने हैं। क्यों, क्योंकि पेपर में MCQ क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, CUET में तो आता ही है, उसमें पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा एशियन का मेंबर है, कौन सा नहीं है। तो देखो 5 तो हमें याद है, PM सेट। अब ये सारे याद कैसे रखें, तो इसका एक इलाज करते हैं, एक ट्रिक है, MBBS फ्रॉम या इन प्राइवेट लिमिटेड कॉलेज। ठीक है, लिमिटेड का खाली L लिख लेना और यहाँ पे लिख लेना कॉलेज। अब ये देखो क्या हो गया, M से हमारा हो जाएगा क्या, M से हो जाएगा हमारा मलेशिया। ठीक है, अगला है B। अब B से क्या हो जाएगा, B से हो जाएगा ब्रुनई दारुसलाम। ठीक है, अभी जो दारुसलाम है इसका मतलब क्या है मेरे को आज तक समझ नहीं आया। दारुसलाम मतलब कि दारू पीने का सलाम करते हैं लोग। अगला जो है वो है B। इस B से याद रखना है आपको बर्मा। बर्मा जो है, बर्मा का ही नाम क्या है, उसका नाम है म्यांमार। ठीक है, तो याद रखना बर्मा और म्यांमार सेम ही है, कहीं कहो कि B कहाँ से आ गया। अगला है S। S से हमें याद रह जाएगा क्या, वो याद रह जाएगा सिंगापुर।
नेक्स्ट है इन से हमें याद रह जाएगा क्या, इंडोनेशिया। अगला है पी से याद रहेगा क्या, फिलीपींस। कहाँ गया, ये रहा, फिलीपींस। अगला है वी से याद रह जाएगा क्या, वियतनाम। उसके बाद आता है टी से हमें याद रहेगा क्या, थाईलैंड। और एल से याद रहेगा लाओस। अच्छा याद रखना, लाओस, लाओपीडियार सेम ही है ये। और सी से लास्ट क्या है, वो है कंबोडिया। ठीक है, तो याद रखना लास्ट कंट्री भी कौन सा है, वो है कंबोडिया, जिसने ज्वाइन किया। तो देखो ये तो हमारी 10 कंट्रीज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो MBBS इन प्राइवेट लिमिटेड कॉलेज। अब ढंग से पढ़ाई तो की नहीं है, ठीक है, ढंग से पढ़ाई की होती, नीट में अच्छे नंबर आते तो मिलता सरकारी कॉलेज, अब प्राइवेट ही मिलेगा। खैर आपको तो प्राइवेट भी क्यों मिलेगा, ह्यूमैनिटीज़ वालों को तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, अब इसमें अगला जो ऑब्जेक्टिव है एशियान का वो क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला क्या है, वो है इकोनॉमिक ग्रोथ, कि भाई आपस में ट्रेड इंप्रूव हो, बिजनेस इंप्रूव हो, टेक्नोलॉजी हो। इसी के साथ साथ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि एक दूसरे का जो सोशल और कल्चर हमारे देश में चलता है, सामाजिक और इसी के साथ साथ सांस्कृतिक, इन दोनों चीज़ों का ध्यान में रख के हम एक दूसरे देश के साथ रिलेशन रखेंगे, एक दूसरे के जो काम होते हैं उसके अंदर अपनी नाक नहीं घुसाएंगे। एजुकेशन, हेल्थ केयर, पीपल टू पीपल टाइज हैं, इन पे ध्यान रखा जाएगा। पीस और स्टेबिलिटी पे ध्यान रखा जाएगा, एक दूसरे के साथ झगड़े अवॉइड किए जाएंगे, और नेशनल सोवरेनिटी को, यानी कि एक देश का जो खुद का मुद्दा होता है उसे खुद का ही रहने दिया जाएगा। अगली चीज़ है, इसी चीज़ की वजह से मैंने बताया था ना, ये अलग है किससे, EU से अलग है। अगला आता है कि ये लोग प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सोल्यूशन कैसे होगा, उसका सोल्यूशन होगा एशियान वे से। अब जैसे होता है ना, कुछ लोग कहते हैं दैट आई विल डू इट माई वे, तो ऐसे ही एशियान वाले कहते हैं दैट वी विल डू इट एशियान वे। तो एशियान वे क्या है, उसमें कहा जाता है कि हम इनफॉर्मल कोऑपरेशन करेंगे, जिसके अंदर फ्रेंडली डिस्कशन किए जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर कोई भी थोपारोपण नहीं होगा, मतलब कि मैं अपने रूल्स आपके ऊपर थोप नहीं दूंगा, आपको सजेशन दिया जाएगा, आपके ऊपर है, आप मानिए ना मानिए। अगला है, कोई भी कंट्री एक दूसरे के मुद्दे के अंदर, इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। अगला, कोई भी जो डिसीजन होगा वो किससे किया जाएगा, कंसल्टेशन से, सलाह मशवरा करके एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट के थ्रू किया जाएगा। अगला देखते हैं एशियान का फ्लैग और सिंबल क्या कहता है। तो आ गया फ्लैग, इसके अंदर क्या है भाई, 4 कलर है। सबसे पहला जो कलर है वो है ब्लू, दिख रहा है ना ये वाला। अब ये जो ब्लू कलर है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है शांति, ठीक है, पीस। फिर इसके बाद अगला जो कलर है वो कौन सा है, वो दिख रहा है ये रेड। तो रेड क्या बताता है, रेड बताता है करेज को, साहस को। फिर इसके बाद आता है व्हाइट, और व्हाइट यहाँ पे क्या दिखाता है, वो दिखाता है प्योरिटी को, ठीक है। यहाँ पे गलती मत कर देना, कहीं व्हाइट में लिख दो पीस, लेकिन व्हाइट पे यहाँ पे मतलब जो है वो क्या है, प्योरिटी। और अगला जो कलर है वो कौन सा है, वो है येलो, और येलो क्या दिखाता है, येलो दिखाता है प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो ये 4 कलर है इसके अंदर, 1 2 3 और 4। अब इसके बाद अगली जो चीज है इसमें ये देख रहे हो, ये जो बीच में है ना डंडियां, ये क्या है, ये पैडी स्टॉक्स है। जो पैडी स्टॉक्स होती हैं, पैडी स्टॉक्स बोल लो या राइस स्टॉक्स, धान जो होते हैं, धान का बंडल है ये एक। उसके अंदर कितने धान दिखा रखे हैं इन्होंने, 10। और ये 10 क्या दिखाते हैं, 10 दिखाते हैं कि 10 मेंबर कंट्रीज है। और सर्कल क्या डिनोट करता है, ये जो बीच में सर्कल बना रखा है, सर्कल डिनोट करता है कि हम सब क्या हैं, एक है, यूनिटी को डिनोट करता है। अगली चीज आती है कि एशियान के अंदर इकोनॉमिकली इन्होंने क्या किया है। अब इकोनॉमिकली ये बहुत बड़ा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, यूएस से, यूरोपियन यूनियन से इनका कंपेरिजन नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी फास्ट ग्रोइंग है। मतलब कि इनकी जो ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो होती जा रही है और काफ़ी फास्ट हो रही है, बहुत स्पीड से ग्रो करते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने आपस में ट्रेड करने के लिए क्या साइन कर रखा है, FTA साइन कर रखा है। FTA क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसा है, देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये एक कंट्री है, सपोज मान लेते हैं कि इंडिया है, ठीक है। दूसरी तरफ ये कंट्री है, इस कंट्री को क्या मान लेते हैं कि नेपाल है, ठीक। अब यदि इंडिया अपना सामान नेपाल में भेजेगा तो इसके ऊपर नेपाल वाले क्या करेंगे, कुछ टैक्स लगाएंगे, कुछ जिसको हम बोल देंगे टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। दूसरी तरफ जब नेपाल वाले इंडिया के पास सामान भेजेंगे तो इंडिया वाले क्या करेंगे उसके ऊपर, इंडिया वाले फिर उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे।
तो यदि ये दोनों लोग आपस में क्या साइन कर लें, FTA साइन कर लें, तो ये कहेंगे कि ना तुम हमारे पे टैक्स लगाओ ना हम तुम्हारे पे टैक्स लगाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ऐसे ही एशियान ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है। किस किस के साथ कर रखा है, तो चाइना के साथ कर रखा है, इंडिया के साथ कर रखा है, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब के साथ कर रखा है। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है उनमें से चाइना है, इंडिया है और US है। अब अच्छा एक चीज ध्यान रखनी है, इंडिया जो है वो एशियान का मेंबर नहीं है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, ऊपर हम पढ़ा के भी आ चुके हैं, लेकिन याद रखना है नहीं है, लेकिन हमने FTA इनके साथ साइन कर रखा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है। नेक्स्ट आता है ARF। ARF क्या है, एशियन रीजनल फोरम। किस चीज़ के लिए, सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए। असल में क्या हुआ था, 94 के अंदर इन्होंने ये बात करी गई कि ये जो हमारा रीजन है इसके अंदर सुख शांति जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बना के रखी जा सके। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, उसका नाम था ARF, एशियन रीजनल फोरम। इसके अंदर इन्होंने कहा कि भाई हमारा मेन गोल क्या है, हमारा मेन गोल है कि आपस में एक दूसरे देश के साथ जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट होते हैं, जमीन को लेके झगड़े होते हैं, वो ना हो, उसका हम पीसफुल सोल्यूशन निकाल सकें। न्यूट्रलिटी एंड कोऑपरेशन, यानी कि हम किसी की तरफ भी कोई बायस से डिसीजन नहीं देंगे, न्यूट्रल होकर डिसीजन लेंगे। और अगला हमें पता ही ऑब्वियसली, एक दूसरे का जो इंटरनल अफेयर्स होता है उसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं लेके आएंगे। नेक्स्ट आता है कि अब एशियन वालों ने एक एशियन कम्युनिटी बनाई। एशियन कम्युनिटी कब बनी है, वो बनी है 2003 के अंदर। 2003 में अब इसमें 3 कंपोनेंट आते हैं, एक आता है ASC, एक आता है AEC और एक आता है ACSC। अब इसमें जो ASC एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी है, ये क्या बोलती है, ये यही बोलती है कि आपस में कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसी के साथ साथ काउंटर टेररिज्म जो है और मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है इस पे ध्यान रखा जाए। मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि जो आपस में हमारी समुद्री सेनाएं हैं, समुद्र के थ्रू जो ओशन रूट्स होते हैं उसमें सिक्योरिटी को कैसे बना के रखा जाए। असल में दिक्कत क्या है, यहाँ पे ये जो कंट्रीज़ हैं ये छोटी कंट्रीज़ हैं और यहाँ पे ड्रग ट्रेड बहुत चलता है। यदि आपने पढ़ा हो, ये कंबोडिया, लाओस, ये सब यदि आप पढ़ोगे, सिल्क रूट है ना, गोल्डन क्रिसेंट, ये सब हालांकि आपके काम के नहीं है, लेकिन ये सब जो होते हैं ड्रग वाला जो ट्रेड है उसके अंदर काफ़ी पॉपुलर कंट्रीज़ हैं। तो इसी को टैकल करने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, इन्हें अपनी जो सेनाएं हैं उनकी मदद लेनी पड़ती है, एक दूसरे देश के साथ कोऑपरेशन बनाना पड़ता है। और इसी के चलते फिर यहाँ पे क्या फैलने लग जाता है, टेररिज्म भी फैलने लग जाता है। तो इसीलिए ये एक दूसरे के साथ इसको डील करने के लिए ASC बना रखी है, एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी। नेक्स्ट है एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब किसके लिए होगी, ऑब्वियसली इन्होंने भी कोशिश करी कि हम सिंगल मार्केट बना लें, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हम एक जो पूरी की पूरी मार्केट है उसके ऊपर स्टेबल रेट रख पाएंगे, ठीक है। अगली चीज़ है ट्रेड विदाउट टैरिफ करें, FTA वगैरह साइन कर लें। लेकिन याद रखना है यहाँ पे जो EU है उससे ये सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे कोई कॉमन करेंसी का कंसेप्ट नहीं है। जैसे वहाँ पे हमने देखा था यूरो वगैरह है, तो यहाँ पे ऐसी कोई करेंसी नहीं है कि एशियन डॉलर या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट चीज आती है ACS, यानी कि ASCC, एशियन सोशो कल्चरल कम्युनिटी। इसमें क्या बात की गई है, इसमें बात की गई कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिजास्टर मैनेजमेंट और जो कल्चर है हमारा, इनका भी काफ़ी यूनिक कल्चर है, तो उसको कैसे प्रिजर्व रखा जा सके उस चीज़ की बात की गई है। नेक्स्ट आता है इंडिया के रिलेशन कैसे हैं इनके साथ। तो भाई इंडिया के जो रिलेशन है वो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। इंडिया की एक पॉलिसी आई थी, उसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी, 91 के अंदर आई थी। और इसके अंदर इंडिया ने शुरुआत में एशियान को इग्नोर किया था, क्यों, कोल्ड वॉर के चलते। लेकिन बाद में इंडिया ने खूब फोकस किया और आगे चल के हमें पता है सिंगापुर, थाईलैंड के साथ साइन किया। फिर 2009 के अंदर एशियान के साथ क्या साइन कर लिया हमने, FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। अगली है स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री टाइज, वो भी काफ़ी अच्छी है। इंडिया और एशियान की जो समिट है वो हर साल होती है। इसी के साथ साथ ये सिक्योर, डिफेंसिव और काउंटर टेररिज्म जो है इसको लेके एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं। और ये जो कंट्रीज़ हैं बहुत सारी इसके अंदर, वो इंडिया के साथ बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एशियान का ग्लोबल रोल क्या है और फ्यूचर गोल क्या है। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो गोल है वो है एशियान विजन 2020, यानी कि 2020 का हमारा विजन है। उस तक हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी खूब बढ़े, हमारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वर्ल्ड वाइड फैले, पूरी दुनिया हमें जाने। इसी के साथ साथ ग्लोबल ट्रेड के अंदर हम मेजर प्लेयर बनना चाहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड मीडिएशन। तो इन्होंने कहा है कि हम झगड़े का समाधान कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था कैसे करेंगे, एशियन वे से करेंगे, और ये इन्होंने करके दिखा भी दिया। इन्होंने जो कंबोडियन क्राइसिस था 1990s के अंदर उसे सॉल्व किया।
फिर इसी के साथ साथ ईस्ट तिमूर का जो क्राइसिस था उसे सॉल्व किया। इसी के साथ साथ आज के टाइम पे जो कंट्रोवर्सी चलती हैं उसमें भी ये बीच में आके बोलता है कि मीडिएशन के थ्रू, यानी कि सुख शांति से बैठ के समाधान कैसे हो जाए, उसकी ये बात करता है। अगली चीज है कि इसके जो पॉलिटिकल फॉरम्स हैं, एशियन पावर है जैसे चाइना, जापान, इंडिया, यूएसए, इन सब के साथ भी क्या है, काफ़ी अच्छे रिलेशन है, गुड रिलेशन है। अब नेक्स्ट जो काउंटर करने के लिए आया है और सबसे बड़ा आज के टाइम पे जो चैलेंज बना हुआ है यूएसए के लिए, वो क्या है, वो है ये चीना। अब चाइना जो है क्या बोलेगा, असल में क्या है, चाइना की भी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चाइना का और इंडिया की जो सिचुएशन थी जिस समय पे हमारा देश आज़ाद हुआ है वो काफ़ी सेम सी थी, कुछ अलग नहीं थी। असल में क्या था कि चाइना वाले लोगों ने भी इंपीरियलिज्म को झेला है। इंपीरियलिज्म समझते हो ना आप, यही कॉलोनियलिज्म जो होता है इसी की तरह है। इंटरनल डिफरेंस होते हैं लेकिन वो समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या था कि चाइना के अंदर जापान वालों ने एक टाइम पे रूल किया था, है ना, तो इनकी भी जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी कमज़ोर थी उस टाइम पे। तो चाइना वाले शुरू में इन्फ्लुएंस जो होंगे वो होंगे किससे, कम्युनिज्म से। और चाइना के अंदर आएगा क्या, चाइना के अंदर आएगा कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। और कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लेके आने वाला जो आदमी था वो कौन था, वो था माओ जेडांग। सुना होगा आपने नाम, माओ जेडांग, जो बोलता था कि जो पावर है वो कैसे आती है, गन से आती है, पावर कम्स विद द बैरल ऑफ गन। तो जो माओ जेडांग है ये लेके आएगा कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन और चाइना को कन्वर्ट कर देगा किसमें, चाइना को बना देगा कम्युनिस्ट चाइना। ठीक है, अब शुरू में जो कम्युनिज्म होता है ये आप मान लीजिए कि सोशलिज्म का पापा है, समझे आप बात। जैसे कि सोशलिज्म शुरुआत हुई और सोशलिज्म की भी जो पीक है वो क्या है, कम्युनिज्म है। इंटरनल डिफरेंसेस होते हैं लेकिन वो समझने की जरूरत नहीं है आपको। अब उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे सारी की सारी पावर इसके अंदर किसके पास चली जाती है, वो चली जाती है स्टेट के पास। यानी कि यहाँ पे सबसे पावरफुल कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा कंट्री, दैट इज चाइना। सारी की सारी पावर स्टेट के पास, चाइना के पास चली जाएगी। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो हद से ज़्यादा पावरफुल होगी। लेकिन गवर्नमेंट जब पावरफुल होती है तो उसमें एक दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है, उसमें दिक्कत ये होती है कि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा ध्यान रखती है कंट्रोल करने के ऊपर। जो इकोनॉमी होती है उसको बढ़िया से रिवाइव नहीं किया जा सकता। तो इसी के चलते फिर आगे चाइना को ट्रांजिशन करना पड़ेगा। अब ये जो चाइना है इसी का नाम आपने देखा होगा, पीआरसी भी बोलते हैं इसी को, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसलिए आपने देखा था पहले सामान वगैरह जो आता था चाइना से, उसके ऊपर जब मेड इन चाइना को एबॉलिश किया गया, लोगों ने बाइकआउट किया, तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया मेड इन पीआरसी, शाने बन के। और इंडिया के लोग भी ऐसे ही है ना, उन्हें पता तो है नहीं कि पीआरसी क्या है, चाइना क्या है। खैर, अब इसके बाद ये सारा काम चलता रहा। शुरू में इन्हें यूएसएसआर से सपोर्ट मिला था, लेकिन बाद में चल के यूएसएसआर के साथ भी इनकी लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, शुरू में मिला था लेकिन बाद में लड़ाई होगी, तो फिर एक दूसरे के साथ लड़ाई के बाद वो साथ भी टूट जाएगा। अब यही बता रखा है कि चाइना का राइज कैसे हुआ। तो मैंने बताया कि चाइना की शुरुआत में जो इकोनॉमी है वो इतनी ज़्यादा बढ़िया ग्रो नहीं कर रही थी, लेकिन 78 के अंदर इसने खोलना शुरू किया और आज के टाइम पे ये यूएसए को भी ओवरटेक करने वाला है। उम्मीद है कि 2040 तक कर लेगा, शायद पहले भी कर ले। ठीक, इसी के साथ साथ चाइना जो है इसके पास मल्टीपल फैक्टर्स हैं। क्या है भाई, इनकी इकोनॉमी सही है, पॉपुलेशन पता ही है काफ़ी ज़्यादा है, अगला लैंड बहुत है इनके पास, रिसोर्सेज, रीजनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सब कुछ है इनके पास। चाइना के पास आप ये मान के चलिए कंट्री के अंदर करीब करीब सारे रिसोर्सेज हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं किसी भी कंट्री को डेवलप बनने के लिए, वो सब है चाइना के पास। अगला, अब इसके अंदर शुरुआत में इकोनॉमिक मॉडल क्या था, तो ये दिख रहा है ये आदमी, ये कौन है, ये है माओ जेडांग। ठीक है, तो ये इसकी भोली सूरत पे मत जाना, दुनिया भर के लोगों को मरवाया है इसने भी। खैर, ये 1949 में आएगा, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लेके आएगा और चाइना को क्या बना देगा, कम्युनिस्ट चाइना बना देगा। वही सोवियत वाला मॉडल जिसमें सारी पावर जो है स्टेट कंट्रोल करता है। लेकिन उसमें वही दिक्कत होती है, इसमें सारा जो काम था वो किस पे चलता था, वो चलता था एग्रीकल्चर सरप्लस पे। मतलब कि लोग खेती करेंगे, उसमें जो भी मुनाफा होगा उसको बचा के फिर क्या किया जाएगा, हैवी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो कितना ही करेंगे, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कैपिटल फ्लो नहीं हो पाता। तो इसीलिए आगे चल के इसमें समस्या आएगी, बहुत ज़्यादा कंट्री जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। शुरुआत में जो फॉरेन ट्रेड था वो काफ़ी कम था। क्यों? क्योंकि मॉडल ये है, इसमें तो होता है ना क्लोज इकोनॉमी,
तो यही काम चलता था। शुरुआत में सोवियत एड मिलेगी, लेकिन 1969 में जब ये इसके साथ लड़ाई कर लेंगे तो वो भी बंद हो जाएगी। और अगला चलता है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का अर्थ क्या है? देखो, यदि आपके पास आपकी कंट्री में कोई सामान नहीं बन रहा है तो आप क्या करो, उसे इम्पोर्ट करा लो। ठीक है, तो उन्होंने कहा ना, यदि आपकी कंट्री को किसी सामान की जरूरत है तो उसे इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको क्या किया जाए, उसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जाए। समझे? आपस में अपने ही देश के अंदर डोमेस्टिकली उसे प्रोड्यूस करो, इसी को बोलते हैं क्या, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। तो शुरू में यही चल रही थी। नेक्स्ट है चाइना की अचीवमेंट क्या रही उस टाइम पे। तो उस टाइम पे इसने अपना जो इंडस्ट्रियल बेस था वो शुरू में था नहीं, बाद में क्या कर लिया, स्ट्रांगली एस्टेब्लिश कर लिया। इसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिला और इसी के साथ साथ लोगों का भला भी हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने बता रखा है कि वो जो स्टेट होता है, कम्युनिस्ट स्टेट जो होता है, वो होता है वेलफेयर स्टेट। देखा था उसमें, कोई भी आदमी जो होगा वो क्या नहीं होगा, अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, कोई भी गरीब नहीं होगा। ये सब बातें होती हैं इसके अंदर। हालांकि असल में इसका बिल्कुल उलट होता है, बहुत गरीबी फैलती है ऐसे सिस्टम में। फिर चाइना ने अपनी जो लिटरेसी थी, हेल्थ केयर था, इसको काफ़ी बढ़िया से इम्प्रूव किया। शुरुआत में उस टाइम पे इनकी 5 से 6% एनुअल ग्रोथ रेट चलती रही, जो कि काफ़ी हद तक ठीक है। फिर इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने बहुत अत्याचार भी किए अपने लोगों पे, तो खैर उसकी बात हम नहीं करेंगे। अगली चीज़ जो है एग्रीकल्चर। उस टाइम पे मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर जो है उसकी समस्या क्या है कि वो एक हद तक ही पैसा जनरेट कर सकता है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उसके बाद आपको इंडस्ट्री की ओर शिफ्ट होना ही पड़ेगा। यदि आपका गोल है कि आप एक बड़े कंट्री बने, डेवलप्ड कंट्री बने, तो इंडस्ट्री की ओर जाना ही पड़ेगा और सिर्फ एग्रीकल्चर से काम चल नहीं सकता। तो इसी के चलते फिर आगे जो यूएसएसआर होगा उसके साथ इनकी लड़ाई होगी और यूएसएसआर के अंदर भी जो शुरू में स्टेट जो था कंट्रोल कर रहा था, वो सिस्टम फेल होता हुआ दिख जाएगा। यूएसएसआर के हमने देखे थे ना, सिम्टम पहले ही दिख गए थे कि इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है। तो इसी चीज़ को लेके फिर ये रिफॉर्म लेके आएंगे और रिफॉर्म जो होंगे वो किसके थ्रू आएंगे, वो आएंगे मासी के थ्रू। अभी कहेंगे मासी कौन आ गई है, किसकी मासी है ये? तो मासी किसी के नहीं है, मासी स्ट्रेटजी का नाम है। तो मासी का मतलब है कि ये अपनी मिलिट्री को, इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर को, इसी के साथ साथ साइंस एंड टेक को, ठीक है, साइंस एंड टेक का मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, और इसी के साथ साथ आई का मतलब क्या है, इंडस्ट्री को, इन सबको एम्पावर करने की बात करेंगे। ठीक है, तो इसी के बाद जो चाइना होगा उसी को बोला जाएगा कि 4 मॉडरेशन लाए जाएंगे। ये जो लाने वाला लीडर होगा वो कौन होगा, वो होगा ज़ो एनलाई। जो ज़ो एनलाई है ये इसे लेके आएगा। अब ये जो ज़ो एनलाई है ये मासी की स्ट्रेटजी लाया था, 78 के अंदर लाया था, और इसके बाद 78 कह रहा हूँ, 1973 में आई थी। ठीक है, 1973 में आई थी। और इसके बाद 1978 के अंदर एक नया लीडर आएगा, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा डेंग ज़ियाओपिंग। और ये डेंग ज़ियाओपिंग कहेगा कि अब हम ओपन डोर पॉलिसी अपना रहे हैं। ओपन डोर का मतलब कि अब हम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको क्या करेंगे, उसको छूट दे देंगे। ठीक है, कि हमारे देश से सामान दूसरे देश में जाएगा और दूसरे देश से हमारे देश में आएगा। और इस टाइम पे मदद लेगा किसकी, इस टाइम पे जाके मदद लेगा यूएसए की। ठीक, अब इसीलिए पेपर के अंदर ये क्वेश्चन भी आता है कि यहाँ पे शॉक थेरेपी क्यों नहीं आई, क्या कारण था इसका। तो चाइना ने जो इकोनॉमी को अपनी को ओपन किया है वो कैसे किया है, वो किया था फेज्ड मैनर में। यूँ कहेंगे कि फेज्ड मैनर का मतलब है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि ऐसा नहीं किया इन्होंने कि एकदम से सारी की सारी इकोनॉमी खोल दी ना, धीरे धीरे 1 बाय 1 करके 1 बाय 1 स्टेप इन्होंने आगे बढ़ाया। तो इसी चीज़ की वजह से यहाँ पे शॉक थेरेपी क्या होगा, नहीं आएगी, शॉक थेरेपी यहाँ पे नहीं आई थी। अगला आता है यही स्टेप बाय स्टेप मार्केट ट्रांजिशन इन्होंने कैसे किया। तो 82 के अंदर इन्होंने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया। इससे पहले यहाँ पे कलेक्टिव एग्रीकल्चर होता था, वही सोवियत यूनियन जैसा। तो इसी चीज़ की वजह से क्या होगा, अब खुद सोचो, यदि खेत आपका है तो आप उस पर ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा खेती होगी, तो उस चीज़ की वजह से रूरल इनकम बढ़ने लगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने लगा। 98 के अंदर इन्होंने इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जिसके थ्रू क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो गई। इसी के साथ साथ इन्होंने क्या बना दिया, SEZ बना दिया। अब कहोगे SEZ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कंट्री है, ठीक, ये मान लिया हमने कंट्री है। अब इस कंट्री के अंदर मान लेते हैं कि ये कोई जगह है, ठीक, इस जगह को मैं मान लेता हूँ कि मैंने क्या बना लिया है,
ये जो जगह है इसी जगह को मैंने बना दिया है SEZ। अब ये जो बाकी कंट्री है इसके अंदर टैक्स लॉज अलग लगेंगे, लेकिन इस SEZ के अंदर जो टैक्स वगैरह होंगे उससे छूट मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, लोगों को अट्रैक्ट किया जाएगा, सरकार यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देगी। तो इसी चीज़ की वजह से जो SEZ होते हैं यहाँ पे क्या होती है, मार्केट जो होती है काफ़ी फ्लरिश करती है, इंडस्ट्री जो होती है उसको लगाना SEZ के अंदर आसान हो जाता है, और दूसरे देशों से भी क्या किया जाता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाता है। तो इसी चीज़ की वजह से फिर क्या होता है, इकोनॉमी ग्रो करना शुरू कर देती है। तो इसी चीज़ की वजह से इन्होंने SEZ बना दिया, SEZ के थ्रू जो ट्रेड बैरियर्स थे उनको कम किया। 2001 के अंदर चाइना WTO को ज्वाइन कर लेगा। WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको ज्वाइन करने से इसके अंदर जो बहुत सारी और कंट्रीज होती हैं वो भी ट्रेड करने लग जाएंगी। शुरुआत में इन्होंने क्या किया था, देखो शुरुआत में जो चाइना है इसके पास ज़्यादा पैसे हुआ नहीं करते थे, और इन्होंने मदद ली थी USA की, और USA की मदद से इन्होंने जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया। अब उसके लिए क्या करते थे ये लोग, इनके पास अब USA है वो फ्री में तो देगा नहीं कुछ, तो वो मांगेगा डॉलर्स। तो उन्होंने कहा कि डॉलर्स तो इतने नहीं है, आप क्या करो, आप हमारे से सर्विसेज ले लो, मतलब हमारे लोगों की जो सर्विसेज हैं वो ले लो, हम आपको क्या करेंगे, गुड्स दे देंगे। तो जैसे मान लीजिए कि $100 का ट्रेड किया इन्होंने, तो डॉलर देंगे ये 30 डॉलर दे दिए, और 70 के क्या दे दिए, गुड्स दे दिए। तो शुरुआत में ऐसे ट्रेड कर करके इन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, उसको एक पीक पे पहुंचाया। इसी के साथ साथ चाइना की जो खासियत है वो ये है कि उन्होंने अपना एजुकेशन पे बहुत खर्च किया। इंडिया में तो खैर ऐसा होता ही नहीं है। तो चाइना के आगे होने का कारण ये नहीं है कि वो लोग चमगादड़ खाते हैं, ठीक, कुछ लोग कहते हैं कि वो चमगादड़ खाते हैं, छिपकलियाँ खा जाते हैं इसलिए आगे निकल गए, रीज़न ये नहीं है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे लोगों ने एजुकेशन के ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट किया है। अब यदि एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि कोई भी कंट्री ग्रो नहीं कर पाएगी। कोई भी कंट्री जो आगे निकलती है उसका की पिलर क्या है, एजुकेशन है, और एजुकेशन का मतलब रट्टे मारना नहीं होता है। खैर, अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो इकोनॉमी है इसके रिफॉर्म्स की वजह से कुछ पॉजिटिव आउटकम्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्या होंगे, इकोनॉमी जो स्टैग्नेशन है वो हट जाएगी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ आएगी। इसी के साथ साथ FDI बहुत बढ़ जाएगी। FDI क्या होती है, FDI होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखो बाहर से कंट्रीज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा लगाएंगे इनके देश में, तो इससे क्या होगा भाई, देश की जो वेल्थ है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है कि इनके पास बहुत सारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाएंगे। फॉरेक्स रिजर्व कैसे आएंगे भाई, ये अपनी सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट्स, जैसे कि मान लीजिए ये चाइना है और ये USA है, तो चाइना जब USA को अपने बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज बेचेगा तो US से बदले में इन्हें क्या देगा, डॉलर्स देगा, और इन डॉलर्स को ये कहाँ पे रखेगा, अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखेगा। तो इसीलिए इनका फॉरेक्स भी क्या होगा, काफ़ी बढ़ जाएगा। और इनका फॉरेक्स जो है सबसे बड़ा भी रहता है इसी चीज़ की वजह से, शायद आपने सुना भी होगा, काफ़ी बड़ा फॉरेक्स रिजर्व रहता है इनका। इसी के साथ इनका जो ट्रेड होगा वो बढ़ जाएगा, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन जाएगा मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ। अब इंडिया वाले भले ही चाइना को कितनी गाली देते रहे, इंडिया के साथ भी क्या है, चाइना सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है, और इंडिया का हमेशा क्या रहता है इनके साथ, डेफिसिट, घाटा। मतलब इंडिया यहाँ से एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया अपना सामान एक्सपोर्ट बहुत कम करता है और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है। अब इसके चलते चैलेंजेस क्या हैं भाई, चैलेंजेस सबसे पहला तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है चाइना के अंदर, ये तो खैर हर जगह ही है, इंडिया में भी है। अगली चीज़ है कि भाई इस चीज़ के चलते बहुत इनइक्वालिटी आएगी। क्यों, क्योंकि देखो शुरुआत में चाइना क्या था, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट चाइना था, बाद में वो बनना चाह रहा है क्या, कैपिटलिस्ट चाइना। तो अब ये जो कैपिटलिस्ट है इसको बनने के लिए जब कंट्री ट्रांजिशन करती है तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक आदमी के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ आदमी एकदम बज्जर गरीब होता है, भूखा मरता है। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते जो इनइक्वालिटी होगी वो काफ़ी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कि जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी कि फीमेल जो एम्प्लॉयमेंट करती हैं वो दर क्या है, वो भी काफ़ी नीचे। नेक्स्ट है कि इन्होंने जब अपना ट्रांजिशन किया तो चाइना के अंदर भी ब्यूरोक्रेसी काफ़ी स्ट्रांग है, तो करप्शन बहुत होता है। इसी के साथ साथ चाइना, आपको पता होगा, इंडिया से भी कहीं बड़ा पोल्यूटर है। पोल्यूटर का अर्थ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है ये, तो उस पोल्यूशन से क्या होता है, फिर एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, एनवायरनमेंट को तो ये खुद ही नहीं छोड़ते। खैर,
अब अगला आता है कि चाइना की ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या है। तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एशिया के अंदर सबसे बड़ी पावर्स में से एक है, पूरे ग्लोबल रिकॉग्निशन इसे मिलती है। यूएसए वाले भले ही इसे कितनी भी गाली दे लें, लेकिन यूएसए की सारी बड़ी बड़ी कंपनीज कहाँ हैं आज के टाइम पे? चाइना में है। जब चाइना ने लठ बजाया तो कहीं कहीं जा रही हैं, लेकिन असल में जो थी वो कहीं पे थी, चाइना के पास ही थी। अगला है इनकी जो इन्वेस्टमेंट है पूरे वर्ल्ड के अंदर है। चाइना जो है अपना एक प्रोजेक्ट लेके आया हुआ, उसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सुना होगा ना आपने, BRI। इसके अंदर ये दुनिया भर का करीब करीब $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर चुका है, जिसमें आपने पता होगा ये पाकिस्तान के पास, अफगानिस्तान के पास, इसी के साथ साथ अफ्रीका में, हर जगह इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और इसी के साथ साथ श्रीलंका वाला केस भी आपको पता होगा। ये चाइना वाले क्या करते हैं, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का यूज करते हैं। मतलब उसमें क्या करते हैं ये लोग कि पहले किसी कंट्री को कर्जा दे देंगे, और कर्जा देने के बाद वो कर्जा भर नहीं पाएगा, तो फिर क्या करेंगे, फिर कहेंगे कि अब ये जो तेरा कंट्री है इसका कंट्रोल किसे दे, हमें दे दे। खैर ये सब काम करने के बाद इसी के साथ इसकी जो टेंशन है वो चलती रहती है, US, जापान, एशियान के साथ, रशिया के साथ भी चलती है। हमने देखा था कि रशिया के साथ तो लड़ाई हो गई थी इनकी। इसी के साथ साथ ताइवान वाला मुद्दा आपको पता होगा। ताइवान वाले बोलते हैं कि हम अलग से कंट्री हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और चाइना वाले बोलते हैं कि ना ना ना, तू कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, तू तो क्या है, हमारा ही पार्ट है। तिब्बत वाला इशू हम पढ़ के ही आ चुके हैं। पहली जो बुक है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, उसमें है ना कैसे तिब्बत को कब्जा लिया था। अब समझते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशन कैसे हैं। तो इंडिया के चाइना के रिलेशन कैसे हैं भाई, ये ऐसे ही हैं बस, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें। जैसे ये एकदम सौतेले टाइप के रिलेशन है, इसमें कभी इनके अच्छे रिलेशन चलते हैं, कभी बुरे चलते हैं। तो शुरुआत में क्या हुआ था, शुरुआत में इंडिया और चाइना की ठीक ठाक बन रही थी, जब वेस्टर्न इंपीरियलिज्म था, दोनों ने उससे सफ़र किया था। अगली चीज़ है इसको लेके, जो क्या कहते हैं तिब्बत है, उसको लेके दोनों में सुलह हुई थी, बाद में चाइना ने उसे कब्जा लिया। फिर बाद में हमें पता है कि आगे चल के क्या हो जाएगी, फिर उसी के चलते इंडो चाइना या फिर सीनो इंडिया वॉर हो जाएगी। कब होगी, 1962 के अंदर। ठीक, तो शुरू में ये मुद्दा चल रहा था, फिर उसके बाद रिश्ते थोड़े गड़बड़ा जाएंगे। अब रिश्ते गड़बड़ाने के बाद क्या होगा, शुरुआत में वो नारा दिया था ना, हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन वो चीन वाले थे, उन्होंने कहा कि कुछ भाई भाई नहीं है, अभी बताते हैं कौन भाई है। तो फिर बाद में लड़ाई होगी। 62 के अंदर इंडिया की जो सिचुएशन थी वो अच्छी नहीं रही थी, मिलिट्रीली इन्होंने इंडिया को हराया, और इसी के साथ साथ हमारा जो अक्साई चीन वाला एरिया है वो ले लिया था। पता है ना, जैसे कि मैं बनाऊँ ऊपर, ये जैसे मान लेते हैं कश्मीर वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे तो शुरू में जो घुस चुका था, ये वाला जो हिस्सा है ये तो बन चुका आज के टाइम पे POK। ठीक, और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है, ये है अक्साई चीन का रीजन, और यहाँ पे घुस गया था कौन, चाइना। इसीलिए बोलते हैं ना कि ये वाली जो लाइन है ये क्या है, ये है LAC, और ये वाली जो लाइन है ये क्या है, LOC। तो LOC लगती है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, और LAC लगती है किसके साथ, चाइना के साथ। खैर ये सारा काम चलता रहेगा, लेकिन फाइनली जाके ये काफ़ी डिग्रेड हुए। 76 के अंदर जाके हमारे जो रिलेशन है चाइना के साथ वो क्या करेंगे, थोड़े बहुत इंप्रूव करेंगे। और इसी के साथ साथ अगले ही साल फिर क्या होगा, 77 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर होंगे, जो असल में 66 नहीं 1977 में जाएंगे। उस टाइम पे मोरारजी देसाई की सरकार होगी, और ये फॉरेन मिनिस्टर या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे। ये चाइना जाने वाले टॉप लीडर बनेंगे उस टाइम के। फिर जब राजीव गांधी का टाइम आएगा तो जो रिलेशन है वो थोड़े ज़्यादा सुधरेंगे। ठीक, बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था 81 के अंदर, फिर फाइनली उसका सुलझेड़ा हुआ 1988 के अंदर। राजीव गांधी फिर नेहरू के बाद क्या बनेंगे, फर्स्ट PM बन जाएंगे, जो क्या करते हैं, चाइना विजिट करते हैं, और इनके आने के बाद रिश्ते एक हद तक सुधरना शुरू होंगे। ठीक, अगली चीज़ है कि इंडिया और चाइना की जो ट्रेड टाइज हैं वो कैसे हैं भाई, बहुत उल्टे सीधे हैं। इसमें चाइना जो है वो एक हिसाब से बुली का काम करता है, मतलब कि चाइना के साथ हमारा अनफेवरेबल ट्रेड है, 30% एनुअली ग्रो कर रहा है ये ट्रेड। लेकिन इसके बावजूद शुरुआत में 338 मिलियन था, 2006 तक पहुंचते पहुंचते कितना हो गया था, 18 बिलियन हो चुका था। और आज के टाइम पे कितना है, आज के टाइम पे तो भाई ये 100 बिलियन पहुंच चुका है, समझे। समझ लो आप कितना सा ट्रेड था और आज के टाइम पे कितना है, और डेफिसिट चलता ही रहता है। दोनों जो नेशन है वो कुछ चीज़ों के ऊपर, खासतौर पे जो WTO वाले नेशन होते हैं उसमें एक दूसरे की सहायता करते हैं। डिप्लोमेटिकली हमारे जो रिलेशन है वो काफ़ी खट्टे मीठे टाइप के हैं। कुछ मुद्दे हैं जिन पे चाइना हमें सपोर्ट करता है, हम चाइना को सपोर्ट करते हैं।
जैसे कि एक वो डिबेट चलती है ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ की, उसमें चाइना और इंडिया एक साथ रहते हैं। बाकी जो बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह हैं बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ, उसमें चाइना जो है वो कई बार पाकिस्तान की मदद करता है। तो यहाँ पे जो चाइना है उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। दूसरा, आपको पता है ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ पे भी चाइना घुसपैठ करता रहता है। मैप निकाल देते हैं ये लोग, उसमें कहते हैं कि ये वाला हिस्सा हमारा ही है। ठीक, तो ये सब काम चल रहा है। आखिरी चीज़ इसमें दे रखी है वो छोटा सा हिस्सा, एक लास्ट में जो ब्लॉक है उसमें जापान बना के दे रखा है। जापान है, जापान का क्या था भाई, उसमें बता रखा था कि कैसे ये ग्लोबल ब्रांड बन गया था, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब तो खैर बदल गया मामला, सोनी टोयोटा ये सब जो कंपनीज हैं कहाँ की हैं, जापान की है। तो इसमें बता रखा है कि जापान ने अपनी इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया। क्यों, जापान में हुआ था ना वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे 45 में हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरने के बाद एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया था। उसके बाद इसने इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया। नेचुरल रिसोर्स भी बहुत कम है ना, इंपोर्ट पे रिलाई करता है। मतलब इसके पास कोई भी ऐसी नेचुरल पावर नहीं है, इसके बावजूद ये इतना पावरफुल कैसे बना है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण भी एक तो है एजुकेशन, और अगला जो कारण है वो क्या है, अगला कारण है कि यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ऑनेस्ट है। ठीक है, मेंबर है G8 का, सेकंड लार्जेस्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर है यूएन के अंदर। इसी के साथ साथ यूएस और जापान ने सिक्योरिटी अलायंस साइन की थी कब, 51 के अंदर, जिसमें बोला गया था कि इनको मिलिट्री कोई जरूरत नहीं है, यूएस इन्हें मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ साथ आर्टिकल 9 जो है वो इन्हें, इनका कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि ये लड़ाई झगड़ा करेंगे ही नहीं, जो वॉर है इसको प्रोहिबिट करता है, लेकिन बोलता है कि इसी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस फोर्स ये मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, अपना जो देश है उसको बचाना है। ठीक है, तो यहीं पे चैप्टर क्या होता है, एंड होता है। अब इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपको याद रखना है यूएसए वाला जो हिसाब है, यूएसए की जो हेजेमनी थी उसी को टक्कर देने के लिए 3 ऑर्गेनाइजेशन आई थी। एक आई थी यूरोपियन यूनियन, एक आई थी एशियान, और फिर एक आई थी चाइना। तीनों को हम यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक, अब अगला है इसके अंदर कार्टून बेस्ड क्वेश्चन। कुछ ये जो कार्टून है वो क्या बने हुए हैं। सबसे पहला तो ये एक शिप है, ये शिप दिखा रखा है, किसका शिप है, ये है यूरोपियन यूनियन का। ये जो झंडा है इसी से हमें देख के लग गया। अगला ये क्या बता रहा है, ये देखो यहाँ पे एक तो ये पहाड़ों से चल रहा है, इसी के साथ साथ इसके अंदर काफ़ी सारे कैप्टन्स हैं, मल्टीपल कैप्टन्स। तो मल्टीपल कैप्टन्स क्या करते हैं, वो कहता है मेरी दिशा में जा, वो कहता है मेरी दिशा में जा, तो इसलिए आपस में जो इनका झगड़ा है वो दिखाता है। इसी के साथ साथ ये बताता है कि यूरोपियन यूनियन जो है, ये देख रहे हो ना कितना बड़ा जहाज है, तो ये दिखाता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें काफ़ी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है ये इंडिया का दिखा रखा है। अब इंडिया का इस टाइम पे क्या है, ये दिखा रखा है इंडिया के, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लुक ईस्ट पॉलिसी। तो इंडिया ने शुरू में नेग्लेक्ट किया था, किसे, वो किया था साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को, लेकिन बाद में जो लुक ईस्ट पॉलिसी है ये आई, और इसमें बताया कैसे इंडिया अपना जो एंगेजमेंट है वो इनके साथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ साथ इंडिया के शुरुआत में रिलेशन अच्छे इतने नहीं थे, लेकिन बाद में आगे चलते चलते क्या हो गए। नेक्स्ट है चाइना का। तो इसमें क्या दिखा रखा है, इसमें दिखा रखा है कि भाई कैसे चाइना का इकोनॉमिक राइज हुआ है। ये क्या है, ये देखो, एक तो है ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, उसी के साथ साथ ये अगला क्या है, अगला है इसमें ड्रैगन। तो वही इसमें दिखा रखा है कि पावरफुल ड्रैगन जो है वो चाइना की ग्रोथ को दिखा रहा है। इसी के साथ साथ चाइना की जो इकोनॉमिक पावर है आज के टाइम पे वो क्या है, अनस्टॉपेबल है, और हमें पता है कि आगे चल के वो टाइम भी दूर नहीं है जब वो क्या बन जाएगा, वर्ल्ड लीडर बन जाएगा। फिर ये बता रखा है चाइना के अंदर लेफ्ट साइड में क्या है, वो दिखा रखा है माओ के टाइम, जो माओ था उसकी रेड बुक थी। ये रेड बुक क्या है, वही वो ये जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट इनका होता है ना लाल रंग, स्टालिन की जो आर्मी थी वो भी रेड आर्मी थी। तो उसमें वही बता रखा है कि उस टाइम पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, आइसोलेशन था, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को उतना उस समय पे एक्सेप्टेंस नहीं थी। लेकिन आगे चल के राइट के अंदर देखो, इसमें कोट पैंट पहन के बैठ गया, तो इसमें दिखा रखा है कि चाइना ने इकोनॉमिक राइज कैसे किया, और उस टाइम पे इसने जो कैपिटलिज्म का सिस्टम है उसे कैसे अपनाया। ठीक है, लास्ट इसमें जो है वो है साइकिल। अब ये जो साइकिल है इसके अंदर देखो, चाइना जो है वो एक आयरॉनिकल कंट्री है, आयरॉनिकल या फिर हम कहें पैराडॉक्सिकल कंट्री है। एक तरफ देखो यहाँ पे है डॉलर, और दूसरी तरफ यहाँ पे क्या है, कम्युनिज्म। ठीक है, डॉलर किसका रिप्रेजेंट करता है, कैपिटलिज्म को। तो आप खुद देखो, चाइना एक ऐसा कंट्री है, एक तरफ उसने कैपिटलिज्म का पहिया थमाया हुआ है, एक तरफ उसके पास क्या है, सोशल, एक तरफ उसके पास कैपिटलिज्म है, एक तरफ कम्युनिज्म है। तो वही बता रखा है कि इसने कैसे
कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को एक साथ बैलेंस करके साइकिल अपनी चला रखी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब ये काफ़ी आसान है, ठीक है। इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप देख सकते हो। कुछ नहीं है, पूछ रखा है कौन सा कब बना है, इसने कब किसको साइन किया है। तो ऑब्वियस सी बात है 2001 में हमने देखा था ना, 2001 के अंदर इन्होंने WTO में साइन किया था। EEC कब बनी थी भाई, हमें पता है कब बनी थी, ये बनी थी 57 के अंदर, ट्रीटीज ऑफ रोम। फिर कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ EU, पता है 1992, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। फिर कह रहा है बर्थ ऑफ ARF, हमें पता है 1994, एशियन रीजनल फोरम। और लास्ट में है 2001। तो इसको हमने क्या कर रखा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा रखा है, काफ़ी आसान। एशियन वे क्या है भाई, एशियन वे है कि इनफॉर्मल मेथड, याद रखना है इनफॉर्मल वे है जिसके थ्रू एक दूसरे के मुद्दे में बिना टांग घुसाए हम सुख शांति से सुलह कर सकें। ओपन डोर पॉलिसी किसने अडॉप्ट करी है, तो हमें पता है किसने करी थी, चाइना ने। शुरुआत में करी थी ना, शुरुआत में थी क्लोज्ड, बाद में ओपन डोर, धीरे धीरे करके फेज्ड मैनर में, यानी कि जिसको हमने नाम दिया था, क्या दिया था, वो दिया था स्टेप बाय स्टेप। उसी को चाइना ने अडॉप्ट किया था, उसी के चलते यहाँ पे शॉक थेरेपी नहीं आई थी। फिर लास्ट में बता रखा है कि कौन सा रीजन लाई करता है, 62 के अंदर क्या हुआ था, तो अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन लिया था। ARF 94। इसी के साथ साथ चाइना बायलैटरल रिलेशन में किससे आया था, 72 में बताया था, USA से आया था। फिर इसी के साथ बता रखा कौन सा प्लान था, मार्शल प्लान था। ARF कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी से डील करती है, एशियन रीजनल फोरम, ठीक है। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होने चाहिए। ये देखो, ये सब सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके मैंने आंसर दे रखे हैं और बिल्कुल आसान है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपने नहीं पढ़ा है। तो इसलिए जो आपने चैप्टर है उसे रीड कर लिया होगा। उसके बाद यदि आपको इससे काम ना चले तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी एक बार PDF और रीड कर लेना, ये PDF में डाल दूंगा। इसी के साथ आज का जो हमारा चैप्टर है इसे हम यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप क्या कीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसका सॉल्यूशन कर सकूं। इसी के साथ आपका इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।